हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज एक फिर महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। और इसके लिए फिर मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो भी लेक्चर चलेगा वो आपके आगे सामने आने वाले एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के चलेगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है लेक्चर को रीड करेंगे। मोस्टली क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, ये 3 सेक्शन के बच्चे और जो भी रिपीटर्स हैं, ये मेरा उनसे निवेदन है कि वो सब लोग इसका एक प्रिपेयर नोट बनाएं और नोट बना करके इसको रिवाइज करें। क्योंकि आप बार बार यूट्यूब को अगर सर्च करें, या तो आप डाउनलोड करें या तो आप बार बार यूट्यूब को सर्च करेंगे तो आपका डाटा एक्सेस से आएगा। आइए इसी के साथ मैं आज आपको नया टॉपिक शुरू करता हूं और इसमें अपने नए टॉपिक के साथ अलीमुद्दीन शेख कादरी। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, their simple formula is CnH2O taken N. Right point. CnH2O taken N. Suppose that if N is equal to 6, suppose that, तो अगर हम यहाँ N की वैल्यू 6 फिलअप करते हैं, ये हो जाएगा, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा C6H2O टेकन N है तो टेकन 6 मैंने कर दिया। क्लियर हो गया। अब फिर से देखिए C6 और इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें H12O6, तो C6H12O6 आ गया। आया कि नहीं? अगर हमने N की वैल्यू को 6 फाइंड आउट किया, 6 को पुट आउट किया यहाँ पर, तो जो हमारा नया फार्मूला फाइंड आउट हुआ वो हो गया C6H12O6। और आप सभी जानते हैं कि C6H12O6 यह ग्लूकोज है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम ग्लूकोज नहीं कह करके अभी हम कह रहे हैं हेक्सोज शुगर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम ना तो ग्लूकोज कह सकते हैं, ना तो फ्रुक्टोज कह सकते हैं, ना तो मैनोज कह सकते हैं, तो इसको जो है इसके कई नाम हैं और हर नाम में अलग अलग इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं आपको किस नाम में कौन से फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के विषय में बताना चाहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट या जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं इन ऑल ओवर वर्ल्ड, मीन्स कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स विश्वव्यापी, पूरे विश्व जगत में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी जीव जंतुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और विदाउट कार्बोहाइड्रेट देयर इज नो एनिमल शैल सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। these elements is a biotic elements। यही एक ऐसे तत्व हैं जो कि जैविक तत्व बोले गए और इन्हीं जैविक तत्वों से, जैविक तत्व मीन्स ऐसे तत्व जिनसे जीव की रचना हुई, और इन्हीं तत्वों से आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल बना, हेक्सोज शुगर का जो मॉलिक्यूल बना वो हो गया C6H12O6। माय डियर फ्रेंड्स, हेक्सोज शुगर ही नहीं होते, शुगर तो कई होते हैं। ट्राई से शुरू हो जाता है, ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्साओज। तो ट्राइओज पर आप आएंगे तो इरोज और थ्रेओज आ जाते हैं ट्राइओज शुगर पर। उसी तरह से अगर C5 पर आएंगे, पेंटोज पर, तो आप लोगों ने पेंटोज शुगर को 2 फॉर्म में पढ़ाया है। हमने आपको 2 रूपों में पेंटोज शुगर को पढ़ाया है और ये जो 2 रूपों मैंने पढ़ाया है हमारे इसी चैनल पर अपलोड हुआ है, आरएनए और डीएनए के नाम से, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आप ध्यान देंगे ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। तो मैंने कहा हमारे जो कथनानुसार आपने देखा कि सैकेराइड शर्कराएं जो होती हैं, ये जो है ये पेंटोज से लेकर के ट्राइओज से लेकर के हेक्सोज तक की शर्कराएं हैं। वैसे शर्कराएं 12 तक बनती हैं। माल्टोज, ध्यान दीजिएगा, एज और ओज ये 2 शर्कराएं हैं। एज कहां लगता है, ओज कहां लगता है। एज की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ASE होगा और ओज की स्पेलिंग OSE होगा। जैसे
एज में आइए, जो एंजाइम एक्टिविटी में रिएक्ट करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी में जो भाग लेते हैं, एज, जैसे लाइपेज, लास्ट में एज आ रहा है, लाइपेज, डायस्टेज, एमाइलेज, ये सब एज के ग्रुप के हैं। अब आइए ओज को देखते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माइनोज, सुक्रोज, सब ओज की श्रेणी में आ रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हो गए? 2, एक एज का और एक ओज का। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एज वाले हैं, जितने कंपाउंड आप लेंगे जिनके नाम में एज लग जाएगा, वे हाई एनर्जेटिक होंगे, और जिनके नाम में ओज लगेगा वो लो एनर्जेटिक होंगे, लेकिन दोनों एनर्जेटिक होंगे। ऊर्जा दोनों से मिलेगी, लेकिन एज से एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ओज से एनर्जी कम मिलेगी। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग 1 बाय 1 करके नोट करते रहिएगा। एज और ओज मैंने 2 बताया। अभी यहां पर मैंने सिर्फ एज की बात कर रहा हूं, ओज की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी ओज की बात कर रहा हूं, एज की बात नहीं कर रहा हूं। एज ये मोस्टली एंजाइम होते हैं, और ओज ये मोस्टली सैकराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सैकराइड्स के साथ मैं पहले सैकराइड की बात करता हूं, और मेरा पहला सैकराइड है मोनोसैकराइड। और मोनोसैकराइड मीन्स होता है, मोनो मीन्स होता है एक, सैकराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल, सिंगल सैकराइड मॉलिक्यूल, सिंगल सैकराइड मॉलिक्यूल। जैसे अब ये सिंगल सैकराइड मॉलिक्यूल जो है ये पेंटोज से भी होता है, हेक्सोज से भी होता है। तो पेंटोज शुगर में मैंने 2 शुगर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पेंटोज शुगर नीचे लिखा गया, यहां पर मैंने 2 शुगर लिखा है। एक को लिखा है C5S10O4, इसका नाम नोट करेंगे, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर, यह है डीऑक्सीराइबोस शुगर। और C5S10O5 यह है राइबोस शुगर। इसीलिए मैंने जब पढ़ाया है आपको डीएनए और आरएनए, तो वहां पर मॉलिक्यूलर वेट निकाला है, और मैंने जब अपना मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो पेंटोज का मीन्स ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का मॉलिक्यूल 134 आया। एक 134 मीन्स 134 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और पेंटोज शुगर का डीऑक्सीराइबोस शुगर, पेंटोज शुगर का राइबोस शुगर, जब इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो 150 आया, 150 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये पेंटोज शुगर हमें टाइप्स, देयर आर ओनली 2 टाइप्स, वन इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर, अनदर इज द राइबोस शुगर। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मोनोसैकराइड, सभी अलग अलग, कामा देख रहे हैं ना, इनको अलग किया गया सबको, ये सभी अलग अलग हैं। एक को मैंने लिखा C6H12O6, फिर दोबारा मैंने लिख दिया C6H12O6, किस लिए? अब ये जो C6H12O6 मैंने लिखा, इसको मैंने कहा ये चूंकि C6 है, कार्बन 6 है, इसलिए ये हेक्सोज शुगर में आया। हेक्स मींस 6 होता है, हेक्स मींस 6, तो हेक्सोज शुगर में आया। तो यहां पर इसको ग्लूकोज कर रहे हैं और इसको फ्रक्टोज कर रहे हैं, और दोनों के फार्मूले सेम है। ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, और फ्रक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा सा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और इसके स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मींस हेक्सोज शुगर में डिफरेंस क्या है। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्ट्रक्चर को नोट करते जाइएगा। ग्लूकोज जो होता है यह एक एल्डोज शुगर है। ग्लूकोज जो है एक एल्डोज शुगर है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रूप में पाया जाता है। क्या कहा मैंने? ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता है जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। जैसे मैं बना रहा हूं, देखते जाइएगा। यहां मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH। तो हो गया 1 2 3 4 5, लास्ट का आएगा CH2OH। माय डियर फ्रेंड्स, यह हो गया एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, इसलिए मैंने कहा इसको एल्डोज शुगर। क्या कहा मैंने? एल्डिहाइड ग्रुप, या CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इस शुगर का नाम दिया गया, इस शुगर का नाम दिया गया एल्डोज शुगर। और जो एल्डोज शुगर होगा वही है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा शुगर है? एल्डोज शुगर। ग्लूकोज कौन सा शुगर है? एल्डोज शुगर। अब देखिएगा ध्यान से, मैं चाहता किसी को अवसाद फॉर्म में लिख सकते थे। देखिए अवसाद फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, इसी को अवसाद फॉर्म में लिखना हुआ तो 1 2 3,
ये 3 जो है यहाँ पर मैंने इन दोनों को हटाया, रिमूव कर दिया। ये देखिए मैंने यहां से रिमूव कर दिया है और मैंने लिख दिया डायरेक्टली यहां पर कि CHOS टेकन थ्राइस, या इसको भी हटा दिया मैंने, लिख दिया मैंने CHOS टेकन 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब क्लियर हो गया, माने CHOS टेकन 4 CH2OH है वही, सिर्फ चेन को हमने शॉर्ट कर दिया, CHOS टेकन 4 कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का जिसमें एल्डोस शुगर है। आइए देखते हैं कीटोस शुगर। थोड़ा सा तेज आप लोग वर्क करिएगा क्योंकि हम बनाते चल रहे हैं। अब हम कीटोस शुगर की बात करेंगे। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा एल्डोस शुगर है। अब देखिएगा जो है फ्रक्टोज दूसरा आता है, फ्रक्टोज हमारा कीटोस शुगर है। इसमें देखिएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर हो गया। यहां पर कीटो ग्रुप लग गया, C डबल बॉन्ड O, यहां पर C डबल बॉन्ड O लगा जिसको हमने कहा कीटो ग्रुप। क्या कहा मैंने? कीटो ग्रुप। तो ये कीटो ग्रुप अगर इसमें लगेगा वो फ्रक्टोज शुगर होगा, इसका नाम है फ्रक्टोज। अब आपके समझ में आ गया होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आया? ग्लूकोज में एल्डोस शुगर और फ्रक्टोज में कीटोस शुगर। क्लियर हो गया। नोट कर लीजिएगा, ग्लूकोज में एल्डोस शुगर पाया जाता है कि और फ्रक्टोज में कीटोस शुगर। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड में आ रहे हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जब शर्करा का सिंगल मॉलिक्यूल लिया जाए उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के आगे अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपने अगले टॉपिक पर आ रहा हूं। ये हमारा मोनोसैकेराइड है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मोनोसैकेराइड के विषय माने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज के भी का भी फार्मूला C6H12O6 है। गैलेक्टोज के फार्मूला, माइनोज के फार्मूला C6H12O6 है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है, फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6 है। मींस 4 कंपाउंड मैंने बताया जिनके सेम फार्मूले हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माइनोज और लास्ट का मैंने आपको बताया गैलेक्टोज। तो ये 4 जो है जिनके फार्मूले सेम हैं लेकिन वे स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे से अंतर पाया जा रहा है। अगर संरचनात्मक अंतर पाया जा रहा है, कोई किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट्स आर डिफरेंसेस इन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आप बताएंगे ग्लूकोज इज द एल्डोस शुगर एंड फ्रक्टोज इज द कीटोस शुगर। व्हाई? बिकॉज ऑफ the aldehyde group is also present in a glucose and ketose means keto group is always present in a fructose. Since glucose is the aldose sugar and fructose is the ketose sugar. और मैनोज और गैलेक्टोज जो आ रहे हैं, तो मैनोज और गैलेक्टोज ये दोनों के कंपाउंड जो फंक्शनल कंपाउंड है, इन दोनों को जो क्रियात्मक समूह ये बीच में आकर के जुड़ते हैं, सेंटर में आकर के जुड़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मोनोसैकेराइड अर्थात मोनो मतलब एक, शर्कराइड मतलब शर्करा के एक मॉलिक्यूल। ये सभी शर्कराओं के एक एक मॉलिक्यूल लिखे गए हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी माइनोज, ये सभी मोनोसैकेराइड हैं। तो मोनोसैकेराइड में किसी को कोई जो है प्रॉब्लम अगर हो तो आप जो है वो हमसे पूछ सकता है कि ये मोनोसैकेराइडों में प्रॉब्लम है। मोनोसैकेराइड हो गए। आइए अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम डाइसैकेराइड पर। माय डियर फ्रेंड, डाइसैकेराइड means when 2 or more 2 monosaccharides are combined together to form of a disaccharide, the single mole of disaccharide. When 2 or more 2 monosaccharide is combined together to form of a 2 or single mole of disaccharide. Is it clear? जब 2 मोनोसैकेराइडों के अणु आपस में मिल जाते हैं तब जाकर के एक जो है वो डाइसैकेराइड बनाता है। और जब एक डाइसैकेराइड बनाता है, एक डाइसैकेराइड बनाएगा तो एक डाइसैकेराइड का मतलब हो गया कि दो मोनोसैकेराइडों के मॉलिक्यूल आपस में मिल गए। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने 2 मोनोसैकेराइडों के मॉलिक्यूल को आपस में मिलाया है। तो डाइसैकेराइड की विशेषता हो जो 2 मोनोसैकेराइडों के मिलने से बनते हों, अर्थात C6H12O6 प्लस C6H12O6 जोड़ दीजिए दोनों को, एक ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मैंने ये नहीं कहा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, बात पर ध्यान दीजिएगा।
अब आप पूछ सकते हो ना कि आप फ्रक्टोज क्यों नहीं ले रहे हो, आप माइनोज क्यों नहीं ले रहे हो, आप गैलेक्टोज क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों आप ग्लूकोज क्यों नहीं ले रहे हो? भाई जब सभी के फार्मूले सेम है, आप उसको क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों आप ग्लूकोज क्यों ही ले रहे हैं? क्वेश्चन अराइज करता है कि नहीं करता है? क्वेश्चन अराइज करता है कि हम यहाँ पर ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज के ही 2 मॉलिक्यूलों को क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं हम एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज लेते? क्यों नहीं हम एक ग्लूकोज और एक माइनोज लेते? क्यों नहीं 2 मॉलिक्यूल ऑफ माइनोज लेते? इसलिए नहीं लेते कि वे डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और हमको डाइसैकेराइड पढ़ाना है और डाइसैकेराइड की जानकारी आपको करनी है। तो डाइसैकेराइडों का निर्माण जो होगा माय डियर फ्रेंड्स, वह मोनोसैकेराइड मींस ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूलों के कॉम्बिनेशन से होगा। तो जब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में कॉम्बिनाइज करेंगे तो यहां पर देखिए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डाइसैकेराइड बना C12H22O11। ध्यान दीजिएगा यही फार्मूला C12H22O11 यही फार्मूला चीनी का भी है, शुगर का भी है, और यही फार्मूला माल्टोज लार का भी है। सलाइवा, जीभ को पकड़ लीजिए, मुंह को नीचे करिए, जो लार निकलती है गिरती है वही सलाइवा है, उसका फार्मूला भी C12H22O11 है। अब आपको एक एग्जांपल मैं यहां पर बता दूं माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिए। सूखी रोटी आप खाइए, सूखी रोटी मतलब ना उसमें दाल लगाइए ना सब्जी लगाइए, कुछ भी उसमें मत लगाइए, आप सिर्फ रोटी तोड़िए, सूखी रोटी मुख में डाल लीजिए और उसको चबाना शुरू कर दीजिए। उसको कुछ देर तक आप चबाइए, इतना चबाइए को लुगदी बन जाए, लुगदी समझ रहे हैं ना, वह एकदम पिस जाए। तो पिस जाने पर उसको निगलिए मत, उसका स्वाद लीजिए, तो टेस्ट में वो आपको मीठा लगेगा। अर्थात जो आपका सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले जो सलाइवा हैं, ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकल करके जाकर उसी ग्लूकोज उसमें जो है रोटी में जाकर को मिक्स, जितना आप उसको कस करते हैं चबाते हैं उतना जाकर के उसमें मिलते जाएंगे। जब उसमें जाकर के मिलते जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा जो है, यहाँ पर बन जाएगा आपका जो है, आसानी से देखा कि ये लैक्टोज बन गया। लैक्टोज का मतलब होता है या सुक्रोज, सुक्रोज मीन्स चीनी, चीनी तो डायरेक्ट बन जाती है, लेकिन लैक्टोज ये डायरेक्ट नहीं बनता, यह रिएक्शन से बनता है, अभिक्रिया करने से बनता है। अर्थात ये बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं, लगातार जो क्रियाएं चल रही हैं, उन्हीं क्रियाओं के द्वारा जो सलाइवा बना हुआ है हमारे जो है सलाइवरी ग्लैंड में, जो हमारी लार ग्रंथ में जो सलाइवा बने हुए हैं, यही सलाइवा जब हम भोजन को चबाते हैं, चबाने के पश्चात यही सलाइवा हमारे मुख से बाहर निकलता है और जाकर के सूखी रोटी में मिलता जाता है, और यही रीजन होता है कुछ समय पश्चात हमको सूखी रोटी भी मीठी लगने लगती है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि सूखी रोटी को अगर आप बार बार चबा रहे हैं, बार बार आप सूखी रोटी को खा रहे हैं, तो सूखी रोटी खाने पर आपको मीठी क्यों न लगने लगती है? उसका रीजन यह होता है जब हम सूखी रोटी को चबाते हैं तो हमारे जो है सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल करके उस रोटी में मिक्सअप होते जाते हैं, अर्थात वहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते जाते हैं। जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने से वहां पर ये जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात सलाइवा में बदल जाएगा। जब ये सलाइवा में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो है यही कहा जाता है C12H22O11। क्लियर हुआ? C12H22O11। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मैंने बताया आपको, और उसके साथ प्रोडक्ट में क्या बना? H2O बना, प्रोडक्ट में H2O बना। जो प्रोडक्ट में H2O को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर H2 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा और O हो जाएगा 12, 11 मिला के 12 आ जाएगा। काउंट कर लीजिएगा, C6 यहाँ पर C6 यहाँ पर 6 6 12 C12 हो गया, ये 12 में लिखा गया है, आप 11 मत समझिएगा, इसको 12 है ये। C12 हो गया, S12 यहाँ 22 + 2 24 हो गया, O6 यहाँ पर O6 यहाँ पर O11 प्लस सिंगल O यहाँ पर हो गया O12। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बन गया C12H22O11, जिसका नाम हमने रखा, क्या नाम रखा हमने? सुक्रोज। क्या नाम रखा? सुक्रोज। इस तरह से आपने देखा कि सुक्रोज और जो है, और दूसरा है दुग्ध शर्करा। दूध पीते हैं ना, मीठा लगता है कि नहीं लगता है? जो दूध मीठा लगता है तो वह मीठा लगने का रीजन हो गया, वो क्यों मीठा लगता है? क्योंकि उसमें यही शर्करा पाई जाती है जिसका नाम आपने लिखा भी, लैक्टोज शुगर। चूंकि लैक्टोज शुगर, लैक्ट मतलब लैक्टोज, लैक्टिक एसिड से बना है दूध,
तो लैक्टिक एसिड से बना। अगर कोई पूछता दूध का रंग सफेद क्यों होता है, आप बोलेंगे लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि लैक्टेट पाया जा रहा है। लैक्टेट का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। लैक्टेट का रंग क्या होता है? व्हाइट होता है। तो लैक्टेट का रंग व्हाइट होता है, और इस तरह से जब लैक्टेट का रंग व्हाइट होता है तो आप देखेंगे कि जहां पर पाया जा रहा है इसका कलर जो होता है ये मोस्टली ये जो है ये स्वाद में मीठा होगा, और स्वाद में मीठा होगा। अगर ये दूध में पाया जा रहा है, दूध जिसके कारण मीठा हो रहा है, तो दूध का रंग सफेद लैक्टेट के कारण होता है, और मीठा जो होता है वो C12H22 वो 11 के कारण होता है बच्चा का। तो इस तरह से आपने देखा C12H22 11 आया। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूं 2 मोल ऑफ मोनोसैकेराइड को लेकर मैंने सिंगल मोल ऑफ जो है लैक्टोज का फॉर्मेशन या जो है सुक्रोज का फॉर्मेशन बताया। इस तरह से आपने डाइसैकेराइड का अध्ययन किया। डाइसैकेराइड समझ में आ गया? जब मोनोसैकेराइड के 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के डाइसैकेराइड का सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हो। जैसे मैंने कहा चीनी का मॉलिक्यूल हो गया, और मैंने दूसरा एग्जांपल लिया जैसे लैक्टोज हो गया, जो मुंह के सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा, या दुग्ध शुगर जो मिल्क में पाया जाता है जिसके कारण दूध मीठा होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कई पशुओं के दूध ऐसे भी होते हैं इसमें इतने ज्यादा मीठे होते हैं कि उनमें जो है वो क्या हो जाते हैं कि उनमें जो है कीड़े पड़ जाते हैं। और सामान्य भाषा में आप लोग सुना ही होगा ज्यादा मिठाई में कीड़ा पड़ जाता है। तो मिठाई का मतलब ये नहीं होता है, ज्यादा मीठा होने का मतलब हो गया उसमें जब ज्यादा मात्रा में सुक्रोज का मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो उसके ऊपर मक्खियां आकर बैठना शुरू करेंगे, लार्वा पिपा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। रीजन ये होता है, रीजन ये नहीं होता कि उसमें अलग कीड़े आकर डाले जाएंगे, ये रीजन नहीं होता है। आइए लास्ट में चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, मेनी सैकेराइड्स, मेनी सैकेराइड्स। हाउ इट फॉर्म द मेनी सैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से, जब मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से जब एक लंबी श्रृंखला मोनोसैकेराइडों की लंबी श्रृंखला बन जाती हो, मोनोसैकेराइडों की लंबी श्रृंखला बन जाती हो तो वह कहलाता है पॉलीसैकेराइड। क्लियर हो गया? मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से, मैंने एक और दो अणु का नाम नहीं ले रहा, ध्यान दीजिएगा। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से जब पॉलीसैकेराइड मींस जब शर्कराओं की एक लंबी चेन बन जाती है, जब लंबी चेन बनती है उसी को पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। समझ में आ जाए? फिर बार दोहराएं इसको। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से मिलने से जब इन्हीं शर्कराओं के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, किसकी? मोनोसैकेराइडों की एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तो वही लंबी श्रृंखला पॉलीसैकेराइड कही जाती है। क्लियर हो गया? कॉन्फिडेंस क्लियर हुआ ना? अब आइए देखते हैं कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पर मैंने लिया n मोल ऑफ C6H12O6। देखिए ध्यान से इक्वेशन पर, n मोल लिया मैंने C6H12O6। तो n मोल अगर मैंने लिया C6H12O6, n मोल में मैंने लिया है C6H12O6। तो n मोल, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर मैंने ये नहीं लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने नंबर नहीं काउंट किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी चेन बनाना चाहते हैं पॉलीसैकेराइड की। आप जितनी बड़ी चेन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। n की वैल्यू यहां पर चेंज कर दीजिए, n की वैल्यू 2 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ाते जाए जितना आपकी इच्छा हो। आप n की वैल्यू को बढ़ा दिए। जब आपने n की वैल्यू को बढ़ाया तो फिर यहां देखिए C6H10O5, C6H10O5 अर्थात यहां पर C6H10O5 माय डियर फ्रेंड ये मंड है। मंड समझ रहे हैं क्या होता है? चावल जब पकता है तो चावल के ऊपर एक सफेद कलर का दूध के रंग का माड़ होता है जिसको चावल का पानी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, वह पानी ही उसमें सारे तत्व विद्यमान होते हैं। उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। उस पानी को वे लोग फेंकते हैं जो शुगर के रोगी होते हैं, क्योंकि शुगर के रोगियों में अगर ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि शुगर के रोगी उन्हें कहा जाता है जिनके बॉडी में ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो पाता। अर्थात ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके बॉडी में अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है।
जो हमारे बॉडी के पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस अर्थात इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को कंप्लीटली बर्न करना, कंब्यूस्ट करना, जारण करना। जब ग्लूकोज का जारण कर दिया जाएगा तो वहां से हमको 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी, जिसको मैंने अपने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, जो हमारे ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, और इस दोनों अलग अलग टॉपिकों को मैंने अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी सिलेबस हैं ये टोटल के टोटल सिलेबस जो है मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर अपलोड कर चुका हूं। ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप लोगों को रिवाइज करना हो तो वहां से देखिएगा। अब लगातार जितने भी हमारे लेक्चर आ रहे हैं, ये लगातार नए लेक्चर आ रहे हैं। हमारा कोई भी लेक्चर पुराना लेक्चर इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। आपको देखना हो जहां पर मैं लिखता हूं कि अगर आपको और अध्ययन करना है और जानकारी लेनी है, आप फलां लिंक को टच करिए। तो आप उस लिंक को जब आप टच करेंगे तो हमारा दूसरा वीडियो चल जाएगा, और दूसरे वीडियो में आपको वह सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो आपको डिफिकल्टी होगी, कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन अब जो मैंने लिंक दिया उस लिंक को आप टच करेंगे तो वहां पर से आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मिल जाएगा वहां से उसका आंसर आपको। तो इस तरह से मैंने पॉलीसैकेराइड बताया। पॉलीसैकेराइड में आपने देखा एन मॉलिक्यूल ऑफ C6H10O5, जिसको मैंने कहा कि C6H10O5, जिसको मैंने कहा कि स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। इसी को स्टार्च कहा गया, इसी को मंड कहा गया। मंड मार समझ रहे हैं ना, स्टार्च कहा गया इसी को। और इसी प्रकार काइटिन, काइटिन समझते हैं? काइटिन एक प्रकार की ऐसी मोटी परत होती है, ऐसी दृढ़ परत होती है, जिसको हमारे आंत की आहार नाल से निकलने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम भी उसे पचा नहीं सकता। क्लियर हुआ? काइटिन को, जैसे अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यही पूछ दें, ध्यान दीजिए मेरा क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आदमी मांस खाता है, मांस उसके बॉडी में आहार नाल में जब मांस पहुंचता है तो मांस आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन वही आदमी जब उसी आंत में पेट का केंचुआ रहता है, स्कैरिस, वह क्यों नहीं पाचन, उसका पाचन क्यों नहीं होता? उसको भी तो पच जाना चाहिए। जब मांस को पचा ले जा रहा है तो केंचुए को पचाने में क्या दिक्कत है? उसको पचा ले जाएगा, लेकिन केंचुए को नहीं पचा पाता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो क्यूटिकल की बनी होती है, अर्थात उसके ऊपर काइटिन की मोटी लेयर होती है। तो जिसकी बॉडी क्यूटिकल की बनी हो, काइटिनस हो, उसकी बॉडी में जो है उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने बताया आपको, मैंने मोनोसैकेराइडों के कई मोल को लिया और पॉलीसैकेराइड बनाया। अब आइए देखते हैं इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं फिर जो है एक बार आपको बता दूं। कार्बोहाइड्रेट मैंने बता ही दिया, इसके बाद मोनोसैकेराइड क्या होते हैं उसका एग्जांपल दे दिया, डाइसैकेराइड क्या होते हैं उसका एग्जांपल दे दिया, पॉलीसैकेराइड क्या होता है उसका एग्जांपल दे दिया। अब पॉलीसैकेराइड का एक मैं ऐसा एग्जांपल देने चल रहा हूं जिसमें आप आसानी से समझ जाएंगे हाँ ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। आप देखिएगा कैसे इस एग्जांपल को मैं वेरीफाई कर रहा हूं, पॉलीसैकेराइडों के एग्जांपल को कैसे वेरीफाई कर रहा हूं। जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि पॉलीसैकेराइडों को कैसे मैं बना रहा हूं। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप देखेंगे ये सिंगल मॉलिक्यूल हो गया। इस तरह से सिंगल मॉलिक्यूल, इस तरह देखेंगे आप, इस तरह से मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लगता है, OH, यहाँ पर CH2OH कर दिया गया, OH किया गया। फिर इसी से अगला मॉलिक्यूल ऐसे जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से अगले मॉलिक्यूल को इस तरह से जोड़ दिया जाएगा, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से मॉलिक्यूलों को जोड़ा जाएगा, इस तरह से मॉलिक्यूलों को जोड़ा जाएगा, और फिर यहाँ से किसी चेन से निकालकर ऑक्सीजन को यहाँ ले लिया जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, इस तरह से। तो आपने देखा कैसे जोड़ दिया जाएगा इनको भी। इस तरह से आप देखेंगे चेन को कई रूपों में इस तरह से जोड़ते चले जा रहे हैं, चेन को कई फॉर्म में जोड़ते चले जा रहे हैं। जब चेन को हम जोड़ते चले जा रहे हैं तो ये एक नहीं है, अब ये एक से ज्यादा हो गए। जब एक से ज्यादा हो गए, दो नहीं, दो से ज्यादा हो गए तो क्या बोलेंगे? पॉली। क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मोनोसैकेराइडों के कई मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, और आसानी से, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इसलिए जुड़ते हैं कि आसानी पूर्वक उनको ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके।
तो इनको आसानी पूर्वक तोड़ दिया जाता है। तो मोनोसैकेराइडों के कई मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीसैकेराइडों का निर्माण हो जाता है। इस तरह से आपने कार्बोहाइड्रेटों के विषय में आज संपूर्ण अध्ययन किया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैंने कार्बोहाइड्रेट के विषय में आपको बताया और मैं अब आपको दूसरा टॉपिक बताना चल रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के कार्य जो होता है शरीर के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादित करना होता है, मीन्स ये बॉडी के लिए एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा कार्य होता है कि जो शरीर में संचित जो है भोज्य पदार्थ होते हैं, जो संचित भोज्य पदार्थ है उनका जारण करना, अर्थात जब ऊर्जा इससे निकलेगी तो उस ऊर्जा से उनका कंबस्टन होगा, जारण होगा। कुछ जन जैसे आर्थ्रोपोडा के कंकाल, जितने भी आर्थ्रोपोड जॉइंटेड लेग्स हैं, जैसे आपने देखा कि मैं बता रहा हूं आपको, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा ब्लाटा, पेरिप्लेनेटा ओरिएंटेलिस, अर्थात काकरोच, ये सारी काकरोच की जातियां हैं। पेरिप्लेनेटा ब्लाटा, पेरिप्लेनेटा ओरिएंटेलिस, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो आपने देखा कि सारी जातियां काकरोच की हैं। काकरोच की बॉडी जो होती है आपने देखा होगा कि डार्क ब्राउन होता है काकरोच, देखा है कि नहीं? तो काकरोच की बॉडी जो है, अर्थात जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में मैक्सिमम आर्थ्रोपोड की बॉडी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेटों की बनी हुई होती है। वह कंकाल जो होते हैं आर्थ्रोपोड के, एक्सोस्केलेटन जिसको कहा जाता है, ये कार्बोहाइड्रेटों के बने होते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी जो आया था टिड्डी दल, तो टिड्डी दलों को क्या किया गया? दुश्मनों ने तो सोच करके हमारे पास टिड्डी दल को भेजा कि जाएगा तो इनकी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया कि उसको आसानी से जाल बिछा दिया, जितने टिड्डी आए सारे टिड्डी फंस गए, फिर उसको तेल में फ्राई करके खा गए। इसलिए कि उनके बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो है 85% प्रोटीन पाया जाता है, और गेहूं खाएंगे तो उसमें 15% है। गेहूं में 15% प्रोटीन मिल रहा है और इंसेक्ट में 85%, 85%। तो गेहूं का जो है कई गुना ज्यादा तो हमसे टिड्डी से मिल गए, सारे टिड्डी खा डाले गए। उन्होंने तो भेजा था ना जो है नष्ट करने के लिए। इस तरह से इंसेक्ट की बातें हैं, जब इंसेक्ट पढ़ाया जाएगा तो वहां पर क्लियर किया जाएगा। अगली विशेषता मैं बता दूं कि इससे डीएनए और आरएनए का निर्माण आसानी पूर्वक संभव होता है। डीएनए और आरएनए का निर्माण आसानी पूर्वक संभव होता है, और विशेष रूप से संचित पदार्थ जो होता है वो स्टार्च के रूप में बॉडी में संचित होते रहते हैं। इतने कार्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। क्लियर हो गया? फिर एक बार सुन लीजिएगा, तो कहानी में जैसा सुन लिए होंगे, एक बार दिमाग लगा सुनिए मैं क्या बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य होता है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना। दूसरा कार्य मैंने बताया कि आर्थ्रोपोड के बॉडी का कंकाल, एक्सोस्केलेटन वाला कंकाल बनाना। तीसरा कार्य मैंने बताया कि यह डीएनए और आरएनए का मुख्य अवयव के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भाग लेते हैं। चौथा कार्य मैंने बताया कि विशेष रूप से शरीर में जो स्टार्च का फॉर्मेशन करके जो है एनर्जी फॉर्म के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब तो कहानी जैसा नहीं रहा। इस तरह से मैंने आज आपका कार्बोहाइड्रेट समाप्त कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करने चल रहा हूं, और अपने इसी एपिसोड में मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करने चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने इसके पहले आपको विटामिन के विषय में बताया था। जो टॉपिक हमारा ऑलरेडी वह जो है हमारे अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल पर अपलोड हो चुका है, और उसको आप लोग पढ़ रहे हैं। कई लोगों ने उसको देखा भी है, अब तक कई लोग उसको देख भी चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टॉपिक हमारा अगला चलने वाला वह है एंजाइम। तो आपका अगला टॉपिक होगा, अगला पॉइंट होगा एंजाइम। नोट करें, एंजाइम। अब हम अपना अगला पॉइंट स्टार्ट करने चल रहे हैं, एंजाइम। ध्यान दें, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो मैं इसको यहीं पर रोक सकता हूं, लेकिन मेरे दृष्टि से अभी आप पढ़ते रहिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पढ़ाने से नहीं भागता। मैंने आपसे कहा है कि आप जब मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप पढ़ने से नहीं भागेंगे, नोट बनाने से नहीं भागेंगे, लिखने से नहीं भागेंगे। आपका अगला पॉइंट होगा एंजाइम। एंजाइम, ENZYME, एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम्स, इसको एंजाइम्स लिखा जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एंजाइम्स, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम यह एक जैव उत्प्रेरक है, बायोटिक कैटलिस्ट है। लिख लीजिए, नोट करिए, एंजाइम इज ए बायोटिक कैटलिस्ट।
एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक यौगिक होते हैं जो भोज्य पदार्थ के रूप में जल अपघटन की क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात ये जो है और शरीर में संचित वसा की मात्रा को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। संचित वसा की मात्रा जो स्टोरिंग फैट है उसके अमाउंट को ये जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बॉडी के अंदर जो ये कंपोनेंट है, एंजाइम नाम सबसे पहले सन 1903 में 1903 में एंजाइम की खोज बनकर वैज्ञानिक ने किया था। बनकर, ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम था बी बनकर, बुल्के बनकर, बनकर। इन्होंने 1903 में जो है सबसे पहले एंजाइम की खोज किया। ध्यान दीजिएगा, और एंजाइम पर सबसे ज्यादा एक्शन अगर किसी ने किया है, किसी ने सबसे ज्यादा वर्क अगर एंजाइम पर किया है तो फिशर और ट्रॉप्स ने किया। नाम नोट करिएगा, फिशर और ट्रॉप्स। किसने कहा? फिशर और ट्रॉप्स ने किया है। फिशर का पूरा नाम है एमिल फिशर, ध्यान दीजिएगा, फिशर का पूरा नाम है एमिल फिशर और ट्रॉप्स। ये एमिल फिशर और ट्रॉप्स क्या कहा इन्होंने? एमिल फिशर ट्रॉप्स का लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। अब देखिए एंजाइम कैसे वर्क करता है लॉक एंड की मॉडल की वजह से। माय डियर फ्रेंड, एंजाइम के विषय में बताना चाहूंगा कि एंजाइम हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सारी जैविक क्रियाओं के ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्रियाओं में भाग लेते हैं। एंजाइम एक विशेष प्रकार के वायु उत्प्रेरक होते हैं। क्या कहा मैंने? एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल, एंजाइम इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल। इट आल्सो बी इन्वॉल्व इन आवर ऑल बॉडीज एक्टिविटी, हमारे शरीर की जो है क्रियाओं में ये भाग लेते हैं। क्लियर हो गया? एंजाइम की खोज किसने किया? एंजाइम की खोज किसने किया? एंजाइम की खोज बनकर ने किया। ध्यान दीजिएगा, एंजाइम की खोज बनकर ने किया 1903 में। एंजाइम की एक्टिविटी किसने बताया? एंजाइम की एक्टिविटी किसने बताया? एंजाइम एक्टिव होते या कार्य किसने बताया? या कार्य बताया है दो साइंटिस्टों ने मिलकर के, फिशर और ट्रॉप्स ने। तो फिशर का पूरा नाम है एमिल फिशर और ट्रॉप्स। एमिल फिशर और ट्रॉप्स ने अपनी परिकल्पना को दिया है जिसको कहा गया फिशर एंड ट्रॉप्स मॉडल। ये मॉडल दिया है 1923 में। अपने फिशर और ट्रॉप्स मॉडल में क्या बताया देखिए, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, लॉक मींस ताला, की मींस चाबी, कुंजी, ताला कुंजी परिकल्पना। क्या होती है ताला कुंजी परिकल्पना? फिशर के लॉक एंड की मॉडल क्या होता है? फिशर की ताला कुंजी परिकल्पना क्या होती है? देखिएगा, एंजाइम ऐसे ही भाग लेता है जैसे मैं समझाने चला, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये ताला मैंने बना दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। ये मैंने एक ताला बना दिया, यह एक ताला बन गया। यहां पर मैंने एक ताला बना दिया और यहां पर जो ताला मैंने बनाया है, इस ताले में, यहां इस ताले की ये चाबी है। ध्यान दीजिएगा, इस ताले की ये चाबी है। क्या है? चाबी है। इस ताले की ये चाबी, ये ताला है, ये चाबी है ना? अब आपको देखना है कि एंजाइम कार्य कैसे करता है। ये एंजाइम है, ये क्या है? कुंजी एंजाइम है। कुंजी क्या है? एंजाइम है। ताला क्या है? पदार्थ है। ताला क्या है? पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? डाइजेस्टिव मटेरियल है, पोषक, मतलब ऐसा पदार्थ जो पाचन जिसका हो जाए। अब पाचन होने के लिए उसको ब्रेक डाउन होना है, टूटना है, बिना टूटे उसका पाचन नहीं होगा। अब देखिए कैसे फिशर और ट्रॉप्स कैसे समझा रहे हैं। अब अगला फिर देखिएगा, फिर यहाँ पर मैंने एक ताले को बनाया, यहाँ देखिए अगला फिर मैंने एक ताले को बना दिया इस तरह से, और ये ताला बन गया। यहाँ पर देखिए ये ताला बन गया और ये ताला बन गया माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर जब ताला बन गया तो ध्यान दीजिएगा, इस ताले में यहाँ पर मैंने चाबी फिट कर दिया। क्या फिट कर दिया? चाबी लगा दिया। लगाया कि ताले के अंदर चाबी डाल दिया, ताले में एक चाबी को मैंने लगा दिया, इस चाबी को मैंने ताले में लगा दिया और एक बार एक चक्कर मैंने इसको घुमा दिया, रोटेट कर घुमा दिया, इसको ताले को ऐसे घुमा दिया, चाबी को ऐसे ताले में लगा करके मैंने चाबी को ऐसे घुमा दिया। अब ये ताला क्या हो गया?
यहाँ देखिए अगला फिगर समझ में आसानी से आपके आ जाएगा। ये देखिए ये अलग हो गया, जो ताले के अंदर, जो ताले में फंसा हुआ था, और ये ताले का बड़ा भाग अलग हो गया, ये अलग हो गया, ध्यान से देख रहे हैं आप। अब कुंजी निकल के बाहर आ गई, फिर कुंजी फिर आ गई बाहर जैसे थी। अब आप बताइए क्या कुंजी में कोई चेंजिंग आई? नहीं आई, लेकिन ताले में आ गई चेंजिंग। तो यही है, एंजाइम ऐसे ही क्रिया करते हैं। फिशर ने यही समझाया कि एंजाइम जो होते हैं कुंजी की भांति होते हैं, जो हमारे बॉडी में आकर के सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन एंजाइमों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए एंजाइम को क्या होते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम आर कैटलिस्ट, बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम। क्लियर? सभी एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन सभी उत्प्रेरक एंजाइम नहीं होते। क्लियर हो गया? तो इस परिकल्पना से, फिशर की लॉ की मॉडल से आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा, ताला कुंजी परिकल्पना से आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि कुंजी में अर्थात एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उस वही एंजाइम जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसने ताले को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, खोल दिया, डिफरेंट पार्ट में सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। इसीलिए कहा गया कि एंजाइम एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। समझ में आ गया? तो एंजाइम के विषय मैंने बताया, जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, अपचयन की क्रिया करता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया करेगा, रिडक्शन की क्रिया करेगा, उसी के साथ साथ हाइड्रोलिसिस की क्रिया करेगा, जल अपघटन की क्रिया करेगा, और कार्बोक्सिलेशन मींस कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया करेगा। ये 4 क्रियाएं करता है। ध्यान से फिर से नाम नोट करिएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, कार्बोक्सिलीकरण, और जो है मैंने बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन मींस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस। क्लियर? लिखना पड़ेगा। याद हो गया? फिर से सुनो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रेशन मींस जो है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। ए एक्टिविटी कौन करता है? ए एक्टिविटी करते हैं एंजाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से एंजाइम बॉडी में एक्टिविटी के द्वारा जो है आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं और ढेर सारे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और इन्हीं ऊर्जाओं के निर्माण से एंजाइम जो होते हैं वो पूरी तरह से बॉडी में एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, और आज अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आज आप लोगों को जो है कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम के विषय में बताया है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो पूरी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू।